हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी का पीवाईक्यू करने वाले हैं। 2025 में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो 5 फरवरी 2025 की सेकंड शिफ्ट की जो है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम तो 2025 में जो हुआ था वो 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चला था, जिसमें टोटल 42 शिफ्ट हुए थे। और आज अपनी 5वीं क्लास है, जिसमें से हम 5 फरवरी की सेकंड शिफ्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं बीमार हूं इसलिए कार्यालय नहीं जा सकता। निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में कौन सा एक उचित सरल वाक्य है। मतलब एक वाक्य दिया है और उसको बोला है कि इसका सरल वाक्य बताइए। तो देखिए, वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। इसमें सरल पूछा है, हो सकता है आपके शिफ्ट में मिस्र से पूछ ले। तो हमें, मेरे कहने का मतलब है कि जिस टॉपिक से पूछेगा उस टॉपिक से रिलेटेड हम सभी जानकारी पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो मिस ना हो, स्किप ना करना पड़े। तो देखिए, इसको सरल वाक्य में बताना था। बीमार होने के कारण मैं कार्यालय नहीं जा सका। मैं नहीं जा सका बीमारी होने के कारण। मैं कार्यालय नहीं जा सका बीमारी के कारण। मैं बीमार था इसलिए कार्यालय नहीं जा सका। अब इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो देखिए, मैंने नीचे एक्सप्रेशन दिया है। अगर इसको मैं तीनों में कन्वर्ट करूं तो सरल वाक्य क्या होगा? बीमार होने के कारण मैं कार्यालय नहीं जा सकता। ओके, ये सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या होगा? मैं कार्यालय नहीं जा सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। संयुक्त वाक्य क्या होगा? मैं बीमार हूं इसलिए कार्यालय नहीं जा सकता। अब कहेंगे कि भाई इसको बनाते कैसे? तो पहले सरल देख लीजिए कि ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा। बीमार होने के कारण मैं कार्यालय नहीं जा सकता ऑप्शन है। अब आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, इसको हम बनाते कैसे हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। इस बार आपसे सरल वाक्य पूछा था। ओके, तो देखिए, सरल वाक्य होता क्या है और इसको बनाने का नियम क्या होता है। सरल वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता हो, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो, वह सरल वाक्य होता है। उदाहरण, भारतीय किसान मेहनती होते हैं। देखिए, सरल वाक्य किसको कहते हैं? जिसमें केवल केवल एक व्यक्ति का जिक्र हो, एक ही क्रिया है, उसको सरल वाक्य। एकदम सिंपल, राम अच्छा लड़का है, बस राम के बारे में बात बोला हमने, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोला। किसान एक मेहनती है, चुपचाप हमने किसान के बारे में बोला, कुछ नहीं है। ये सरल वाक्य हो गया। तो सरल वाक्य सबसे ईजी होता है। आप देख सकते हैं इसमें, बीमार होने के कारण मैं कार्यालय नहीं जा सकता, एकदम सिंपल भाषा। ओके, अब दूसरा है कि भाई मिश्रित वाक्य क्या होता है। ओके, तो देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। दूसरा परिभाषा देखिए, मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तद्यपि आदि का प्रयोग किया जाता है। आपको जहां पर भी ये वर्ड मिल जाए, आंख बंद करके आप मिश्रित वाक्य लगा दीजिए। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है? तो देखिए, सरल वाक्य आपने समझा, रोहन अच्छा लड़का है, चुपचाप रोहन के बारे में बोले, ये सरल वाक्य, कुछ नहीं था। अब मिश्रित वाक्य में क्या होता है? मिश्रित मतलब मिश्र क्यों हुआ? तो मतलब इसमें 2 उपवाक्य होते हैं, ठीक, और दोनों उपवाक्य इन शब्दों के माध्यम से जुड़े होते हैं, ठीक। और इसके बिना ये नहीं आ सकता, इसके बिना ये नहीं आ सकता। मतलब समझिए कि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के बिना नहीं रह सकता। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। क्या हम ये पहले उपवाक्य देखिए कहाँ से कहाँ तक है? यदि तुम मेहनत करोगे, पहला उपवाक्य यहाँ तक है, तो पास हो जाओगे। दूसरा उपवाक्य वहाँ तक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आप इसको हाइड कर देते हैं, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, क्या आप इतना बोल सकते हैं? तो पास हो जाओगे। भाई क्या पास हो जाओगे? तो पास हो जाओगे। उपवाक्य अधूरा है, इसके बिना नहीं आ सकता। यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, देखिए अब पूरा लग रहा है। अगर आप इस पार्ट को हटा देते हैं, यदि तुम मेहनत करोगे, भाई क्या मेहनत करोगे, क्यों मेहनत करोगे? यदि तुम मेहनत करोगे, नहीं हो रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के बिना नहीं आ सकता, ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं। ओके, ये था आपका मिश्रित। अब संयुक्त उपवाक्य देखिए, मतलब संयुक्त वाक्य, इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरा परिभाषा, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य को और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। अब संयुक्त वाक्य का समझिए।
इसमें दो उपवाक्य होते हैं और दोनों स्वतंत्र होते हैं। आप चाहें तो पहले को लिखें तो दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और दूसरे को ना लिखें तो पहले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इन दोनों को इनके माध्यम से जोड़ा जाता है, जो यहाँ पे इतने वर्ड है। देखिए कैसे, मैं बाजार गया और मैंने फल खरीदे। भाई मैं बाजार गया, ठीक है, ये नॉर्मल बात है, सब लोग बोलते हैं मैं बाजार गया। इसको हम अकेले भी यूज कर सकते हैं। मैंने फल खरीदे, भाई ठीक है भाई तुमने फल खरीदे, तो ये दोनों आज़ाद है, देख रहे हैं, इसके बिना ये आ सकता है और इसके बिना ये आ सकता है। मतलब इसमें कोई बाध्य नहीं है कि भाई तुम चलोगे तो मैं भी चलूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। एक बार और बता देता हूँ। सरल वाक्य, बिल्कुल सीधा लड़का, ओके। मिश्र वाक्य, इनकी दोनों जोड़ी है, मतलब ये सिंगल कभी भी नहीं दिख सकती, ये परम मित्र है। और इसके बाद ये संयुक्त, संयुक्त मतलब ये मतलबी है, एक के बिना दूसरा जा सकता है और दूसरा के बिना पहला भी जा सकता है, ओके। तो आप समझ गए होंगे कि ये सिंपल है, ये दोनों परम मित्र है और ये दोनों मतलबी है। तो आप कह सकते हैं कि संयुक्त मतलबी है, एक के बिना दूसरा आ सकता है, और ये जो मिश्र वाक्य है ये परम मित्र है, दोनों हमेशा साथ ही आएंगे, एक कभी नहीं आएगा, ओके। उम्मीद है आपको समझ में आएगा होगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अपने को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? भाई अपने को धोखा देने वाला इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? आत्मवाचक, आत्मवादी, आत्मपीड़क, आत्मश्लाघा, ओके। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है कि आप करेक्ट आंसर वाले को मार के आगे बढ़ जाइए, या फिर चार ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिए। देखिए आत्मवंचक किसे कहते हैं? जो स्वयं अपने आप को धोखा देता है उसे आत्मवंचक कहते हैं, ठीक। आत्मवंचक आप सबका कौन सा ऑप्शन था? आत्म, ये देखिए अंक की बिंदु छूट गई, आत्मवंचक ऑप्शन है आपका सही का। बाकी तीन ऑप्शन को क्या कहते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन हुआ? तो देखिए आत्मघाती, जो अपनी हत्या स्वयं करे या स्वयं का नाश करने वाला, उसमें आत्मघाती कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा आत्महत्या, सुसाइड, तो उसे हम आत्मघाती कहते हैं। जो स्वयं अपने आप को धोखा देता हो, जैसे आप हिंदी पढ़ते नहीं है, क्या कहते हैं भाई जीडी की हिंदी क्या है, भाई हिंदी तो नॉर्मल भाषा 20 में 20 कर लेंगे। जब आप बढ़िया से 2 से 3 पर्यायवाची पूछेगा ना, तो आपकी मतलब वहीं पे हो जाएगी कि भाई इसका तो पढ़ा ही नहीं है मैंने, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे तो हो जाएगा। तो भाई अपने आपको धोखाधड़ी की हिंदी बोल कीजिए। हिंदी सब्जेक्ट का नाम वास्तविक उसको धोखा कहते हैं। मैथ आपको आता है आप कर लेंगे, रीजनिंग आता है आपको कर लेंगे, जीएस आपको पता है कर लेंगे, लेकिन हिंदी किसी को नहीं आता। हिंदी अपनी तर्क के आधार पर हमें ऑप्शन को चूज करना होता है कि ये सही है कि गलत है, और बाद में आके हम मैच करते हैं कि सही है कि गलत है, ओके। तो ये होता है आत्मवंचक। आत्मघाती अपने देख लिया, जो स्वयं की हत्या करे। आत्मपीड़क, जो अपने आप को कष्ट पहुंचाता हो, जो अपने आप को कष्ट पहुंचाता हो। जैसे चलिए आत्मवादी, जो आत्मा की सत्ता में विश्वास रखता हो। आत्मवादी जो आत्मा की सत्ता में विश्वास रखता हो, जो खुद में विश्वास रखता है, उसमें आत्मवादी कहते हैं, ओके। जैसे हर व्यक्ति को आत्मवादी होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सेकंड क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? अपनी खिचड़ी अलग स्पेस, आपने बहुत मुहावरा सुना होगा। आप ही बताइए, अपनी खिचड़ी अलग खाना नहीं भाई, अपनी खिचड़ी अलग बनाना नहीं, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। भाई क्या खिचड़ी पकड़ी है, पीना गलत, तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जिनको ये यूपी बिहार से होंगे, जो भोजपुरी क्षेत्र से होंगे, इनको तो मुहावरे का अर्थ पता होगा। जो नहीं है, जैसे दक्षिण भारत से हैं या नॉर्थ इंडिया से हैं, उनके लिए अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थ सबसे अलग थलग रहना या मिलजुल कर काम न करना। मतलब जो लोगों के साथ ना रहता हो, जो बिल्कुल अकेले रहता हो, दुनिया से उतना मतलब ना रखता हो, उसको कहते हैं। उदाहरण, जब घर के सभी सदस्य शादी की चर्चा कर रहे थे, तब रमेश अपनी खिचड़ी अलग पका रहा था। जैसे आपके घर में शादी चल रही थी, लड़की के लिए रिश्ता देखा जा रहा था, लेकिन आपके मन में कुछ और चल रहा था, आप अलग ही खिचड़ी पका रहे थे। भाई शादी के दिन मैं रिया के साथ भाग जाऊंगा, या फिर जो चीज़ भी वगैरह वगैरह, तो आप खिचड़ी अपनी अलग पका रहे थे, आपको शादी से मतलब था ही नहीं, क्योंकि आपकी पार्टनर कोई और थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वाक्य के रेखांकित शब्दों के आधार पर बताइए कि किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब किस मतलब में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। मोती, पीपल, समुद्र, चांदी, ये आपके पास चार ऑप्शन है, ओके। तो देखिए ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। पहला शब्द था पीपल। पीपल एक पुल्लिंग शब्द है। देखिए
जो पेड़ों के नाम होते हैं ना, जैसे पीपल, बरगद, आम, ये प्राय पुल्लिंग होते हैं। पीपल का बड़ा पेड़, उदाहरण देखिए, पीपल का बड़ा पेड़ पुल्लिंग है, तभी तो बड़ा यूज हुआ है। स्त्रीलिंग होता है तो पीपल का बड़ी पेड़ होता है, तो बड़ी नहीं होता है। तो पेड़ों के नाम मैक्सिमम पुल्लिंग होते हैं, और हर नाम में एक अपवाद होता है। कुछ पेड़ के नाम ऐसे भी जो स्त्रीलिंग है, लेकिन एग्जाम में आपके पेड़ का नाम आ जाए और आपको पता नहीं है, तो आप पुल्लिंग ही मारेंगे। किस्मत खराब हुई तभी आपका गलत होगा। 100 में से 95 पुल्लिंग पेड़ के होते हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, चांदी। तो देखिए, चांदी स्त्रीलिंग शब्द है। 1 सेकेंड, हाँ चलिए आपको दिखाते हैं कि ऑप्शन में क्या गलती था, एसएससी ने गलत दिया था। चांदी, चांदी एक स्त्रीलिंग शब्द है। धातुओं में सोना, तांबा ये पुल्लिंग है, लेकिन चांदी अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग है। आपको पता है कि जो धातु होती है वो धातु पुल्लिंग होती है, लेकिन ये जो चांदी है ये अपवाद है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। चांदी चमकती है, आपने क्या सुना है, चांदी चमकता है या चांदी चमकती है? तो चांदी चमकती है, ये चांदी स्त्रीलिंग शब्द है, ये अपवाद वाले में आते हैं। ओके, मोती, तो देखिए मोती एक पुल्लिंग शब्द है, ध्यान दें। मोती शब्द पुल्लिंग है। मोती, मोती चमक रहा है, उदाहरण देखिए, मोती चमक रहा है, रहा पुल्लिंग। आप ये थोड़ी बोलते कि मोती चमक रही है। लेकिन माला शब्द स्त्रीलिंग है। वाक्य में मोती की माला में माला मुख्य संज्ञा है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले मोती की माला बताओ पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, बस इतना ही पूछते रहे, रेखांकित ना करें। मोती की माला, तो वहां पे प्रमुख माला है, तो वहां पे आप क्या कहेंगे, वाक्य में मोती की माला में ये स्त्रीलिंग शब्द है माला, ठीक। लेकिन अगर बस मोती पूछे तो पुल्लिंग, माला पूछे तो स्त्रीलिंग, ठीक। इस बात पे आप ध्यान देंगे, कंफ्यूजन ना हो। समुद्र, तो देखिए समुद्र स्त्रीलिंग शब्द है। सभी सॉरी 1 सेकंड, समुद्र, सभी समुद्र के नाम पुल्लिंग होते हैं। हिंद महासागर, अरब महासागर, भाई ये पुल्लिंग है क्या भाई, स्त्रीलिंग कहाँ से? वही तो मैं सोचूं, ये समुद्र पुल्लिंग होते हैं। सभी समुद्र के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, तो ये समुद्र क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ओके, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि कौन सा पुल्लिंग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ भी पुल्लिंग है, यहाँ भी पुल्लिंग है, यहाँ भी पुल्लिंग है, समुद्र भी पुल्लिंग है, चांदी। तो आप कह सकते हैं कि भाई चांदी जो है, ये चांदी स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी ये सब पुल्लिंग है। ओके, पुल्लिंग पुल्लिंग पुल्लिंग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए एक्सप्लेशन जरूरी है, रट्टा मार के निकल जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, एग्जाम उससे रिलेटेड आ जाएगा तो फिर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ईश्वर में विश्वास न रखने वालों को समाज नास्तिक कहता है, ठीक। वाक्य में प्रयुक्त नास्तिक का विलोमार्थी शब्द क्या है? सबको पता है आस्तिक, लेकिन फिर भी ऑप्शन को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं भाई, विश्वास पत्र का भी मतलब आपको पता होना चाहिए। आस्तिक किसे कहते हैं? ईश्वर या वेदों में विश्वास रखने वाला। ओके, उसे हम आस्तिक कहते हैं। नास्तिक, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला। देखिए अगर हम वास्तविक अर्थ कीजिए ना, देखिए 1 मिनट के लिए, नास्तिक का अर्थ क्या बोलते हैं, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला। ये नास्तिक का अर्थ गलत है। नास्तिक अगर हम वास्तविक अर्थ की बात करें ना, तो नास्तिक का अर्थ वास्तविक होता है वेद में विश्वास न रखना। ईश्वर नहीं, यहाँ पे वेद का जिक्र किया गया कि वेद में विश्वास न रखने वाला, और जो वेद को मानता है वो ईश्वर को मानता है। इसका मतलब ये होता है आस्तिक, इस आस्तिक नहीं कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला, वेद में विश्वास रखने वाला, वेद को ही ईश्वर बोला जाए। जो वेद में विश्वास रखते हैं वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। इसका वास्तविक अर्थ यही है, ठीक है। आप ऑफिशियल जगह पे इसका परिभाषा देखेंगे ना, तो वेद ही मिलेगा, ईश्वर नहीं मिलेगा। अनासक्त, अनासक्त का मतलब क्या होता है, जो किसी में लिप्त न हो, उसे अनासक्त कहते हैं। इसका विलोम क्या होता है, आसक्त, जो किसी के प्रति आकर्षित या विलिप्त हो, लिप्त। जैसे आपने किसी को देखा, आप उसकी तरफ आकर्षित होने लगे तो आप आसक्त हैं। और आप किसी को देखें और बोले कि भाई मैं सख्त लौंडा हूँ, पिघलने वाला नहीं हूँ, तो वहाँ पे आप अनासक्त हैं, ठीक है, आप पिघलने वाले नहीं हैं। तो उसका मतलब यही था, अनासक्त और आसक्त। ये भी पूछता है। विश्वास पात्र, जिस पर भरोसा किया जा सके उसे विश्वास पात्र है। भाई ये लड़का विश्वास पात्र है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। अविश्वसनीय, जिस पर भरोसा न किया जा सके। ओके, इसका विलोम आस्तिक, सॉरी नास्तिक, ईश्वर में अविश्वासी, और आस्तिक ईश्वर या वेदों में विश्वास रखने वाला। ओके, अब आप कहेंगे कि भाई ऑप्शन क्यों देख रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है, तो आपको एक बात बता दूं, मैंने वो कई बार बोला है कि अगर आपको क्वेश्चन बनाना हो अपने दोस्तों के नाम, तो आप आराम से लिख सकते हैं, राम लक्ष्मण सीता लिख सकते हैं, 2-4 शिफ्ट में बनाना। तो लेकिन जब बोलेगा भाई 50-60 में बनाओ, तो आप राम सीता तो लिखेंगे भाई, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जितने आपके दिमाग में रहते हैं ना, आप ऑप्शन में डाल के चले जाते हैं। भाई आप क्वेश्चन तो खोज लेते हो, ऑप्शन कहाँ से? तो आप दोस्तों के ही नाम डालते हैं कि चलो भाई उसका डाल दूँ, वो उस वाले का डाल दूँ, उस वाले का डाल दूँ, और आगे चल के आप देखते हैं कि फिर ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन जाता है।
क्योंकि आपके जितने दिमाग में थे आपने क्वेश्चन और ऑप्शन सब में डाल दिया, फिर आगे क्वेश्चन बनाने तो फिर यहीं से उठाते। इसलिए ऑप्शन हमें पते होने चाहिए। आप ये सभी जानते हो कि सभी ऑप्शन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके और जीडी में भी पूछे जा सके। आप देखिए, आसक्ति पूछा जा चुका है, विश्वास पात्र इसका भी मतलब पूछा जा चुका है, आसक्त का नास्तिक ये सब पूछे जा चुके हैं। इसलिए हिंदी में ऑप्शन को भी पढ़ा जाता है। ठीक। समतल के लिए उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? सीधा, धरती, ढाल या समान। समतल का बताइए विलोम क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन, ढाल, ढाल का मतलब होता है उतार या ढलान। ओके, इसका विलोम क्या हो जाएगा? समतल, यानी बराबर, चौरस। तो समतल का विलोम ढाल, आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन था सीधा, सीधा का मतलब क्या होता है? जो टेढ़ा ना हो, इसका विलोम टेढ़ा, नॉर्मल था। समान, एक जैसा, इसका विलोम असमान। धरती, और धरती का विलोम क्या होता है? आकाश। और एक बात, किसी किसी एग्जाम में धरती के विलोम में कहीं पाताल, कहीं आकाश। आपको आकाश मिलेगा तो पाताल नहीं, और पाताल मिलेगा तो आकाश नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इसके दोनों विलोम होते हैं, धरती के कहीं कहीं पाताल और कहीं कहीं आकाश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7, माली ने पौधों को पानी देने से मना कर दिया। ओके, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य में रेखांकित अंश को बदले। पानी देने से मना कर दिया। अब एक बात बताइए, माली ने पौधे को भिगोने से मना कर दिया, भाई भिगोया थोड़ी जाता है। माली ने पानी को, सॉरी, माली ने पौधे को पानी उड़ेलने से मना कर दिया, गलत। माली ने पौधे को पानी गिराने से मना कर दिया, नहीं। मोद सॉरी, माली ने पौधे को सींचने से मना कर दिया। तो ऑप्शन फोर्थ आपको सही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अपने स्थान पर अचल रहने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा होगा? मंगल, ध्रुव, शुक्र, बुध। तो भाई इसका आंसर किसको नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ध्रुव का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ स्थिर या अचल होता है, जैसे पर्वत, ध्रुव। ये जो ध्रुव होता है ना, ये एक ही स्थान पर रहते हैं, ये हिलते नहीं है। ओके, लेकिन ये जो बुध होते हैं, मंगल होते हैं, ये शुक्र होते हैं, ये सौरमंडल के अन्य ग्रहों के नाम है। जैसे पृथ्वी है ना, वैसे ही बुध है, मंगल है, शुक्र है, जो निरंतर अपनी कक्षा में गति करते रहते, तो वे अचल नहीं है। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर ध्रुव होगा, पर्वत भी होगा। ओके, जो पर्वत अपनी एक ही स्थान पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा शब्द वसंत का विलोम है? वसंत। ओके, पतझड़, मुखर, शकार, पुरस्कार। तो भाई ये तो इजी ही था, ऑप्शन ही वैसा दे दिया है। देखिए बोला ना, एग्जामिनर क्वेश्चन तो बना भी ले, लेकिन ऑप्शन देने में भी उसकी हालत खराब हो जाती है कि भाई ऑप्शन कहाँ से दिया जाए। तो कुछ तो वो फेमस क्वेश्चन दे देता है जो आगे पूछते हैं, और कुछ ऐसे देता है कि भैया दिखते ही आदमी काट देते हैं। ओके, तो देखिए वसंत का विलोम पूछा था। ओके, तो ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। मुखर, मुखर का क्या अर्थ होता है? बहुत बोलने वाला। इसको और एक नाम से बोलते हैं, जो जीडी बहुत बार पूछती है, उसको कुछ और बोलते हैं। इसका दो नाम है, मुखर मतलब भी होता है बहुत बोलने वाला, और एक होता है वाचाल का। देखिए, इसका विलोम होता है मौन, चुप रहने वाला। ओके, पतझड़, पत्तों के झड़ने की ऋतु को हम पतझड़ कहते हैं, और इसका विलोम होता है वसंत, नई कोपले और फूले की ऋतु। देखते हैं कि एक मौसम आता है जब पेड़ से पत्ते गिरने लगते हैं, तो उसको पतझड़ कहते हैं, उसका विलोम होता है वसंत, यानी नई पत्तियां आने लगती हैं। ओके, ऑप्शन यही आपका हो जाएगा, पतझड़। साकार, साकार मतलब जिसका आकार हो, निराकार जिसका कोई आकार न हो। आपको बता दूं कि ये क्या नाम है, आज अपनी 5वीं क्लास है ना, 4 क्लास हो चुकी है ना, उन 4 क्लास में एक में निराकार पूछा था कि निराकार का मतलब क्या है। ओके, तो ऑप्शन को ही भी उठा के क्वेश्चन में डालता है। अगला है पुरस्कार, पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम, और दंड का मतलब होता है सजा। मेरे कहने का मतलब है कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको ऑप्शन और जीएस दोनों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। मेरी किताब मेरी प्रिया के पास है, मेरी किताब मेरी मित्र प्रिया के पास है, वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द विदेशज है? ओके, मतलब विदेशज है, अपने देश में उसकी उत्पत्ति नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए, किताब, पास, प्रिया, मित्र। तो देखिए प्रिया, देखिए प्रिया एक नाम है। देखिए हम आप यहाँ पे तत्सम देख के कंफ्यूज हो गएंगे कि भाई प्रिया नाम तत्सम कैसे हो सकता है। तो देखिए प्रिया एक नाम है। प्रिया, अगर मैं अपना नाम, अगर मेरा नाम सनी है, ओके, तो भाई सनी किसी नाम से टूट कर बने, किसी चीज़ से अलग बने नहीं भाई।
जो किवाड़ होता है वो कपाट से अलग होकर बनते हैं, तो भाई वो तद्भव हो जाता है। भाई मेरा नाम शुद्ध किसी से टूट कर बना ही नहीं, मैंने ऐसे रखा, तो ये मेरा नाम तत्सम है। प्रिय ये तत्सम है, मित्र ये तत्सम है, और पास ये तद्भव है। इस संस्कृत में इसको पार्श्व कहते हैं। देखिए पार्श्व का तद्भव पास है, तो ये जो पास है वो तद्भव। विदेशज, विदेशज मतलब जिस शब्द की उत्पत्ति हमारे देश में ना हुई हो, विदेश से हुई हो। जैसे आक्रमणकारी आते थे ना, तो वो बोलचाल में अपने साथ वर्ड लाते थे और उसका हम इस्तेमाल करने लगे, तो वही विदेशज। तो किताब जो है विदेशज हो गया। यह मूल रूप से अरबी भाषा का, जो अरबी आए थे ना वो किताब बोले और हम भी उनका देखा था कि बोलते रहेंगे। आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, प्रिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्य में त्रुटि पहचाने। दूध में थोड़ा पड़ गया है। भाई दूध में थोड़ा पड़ गया है, तो भाई थोड़ा नहीं होता है, कुछ होता है। दूध में थोड़ा, यहाँ पे त्रुटि पूछा है तो हम त्रुटि यहाँ पे थोड़ा बोलेंगे। दूध में थोड़ा पड़ गया, भाई दूध में थोड़ा कुछ नहीं पड़ता, दूध में कुछ पड़ता है, कुछ। देखिए दूध में थोड़ा पड़ गया, गलत। दूध में कुछ पड़ गया, थोड़ा की जगह पे कुछ आएगा। आप क्या कहते हैं, भाई देखना दूध में कुछ पड़ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, परलोक। परलोक का विलोम शब्द क्या है। भाई शिफ्ट में विलोम बहुत ज़्यादा पूछे, 4 से 5 तो विलोम ही हो गया, और पर्यायवाची अभी तक एक नहीं है। एसएससी की एक खराबी है, शुरू शुरू में 2 विलोम 2 पर्यायवाची पूछ रहा है, जैसे जैसे आगे चलते हैं ना, किसी किसी में 4 4 विलोम, किसी में 4 4 पर्यायवाची, मतलब एक सीरीज उसकी चलती ही नहीं है। परलोक का विलोम शब्द क्या है, अलौकिक, संस्कारिक, पारलौकिक, इहलोक। अब इसमें देखिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इनमें से कौन होगा, सबका मतलब तो वही निकल रहा है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन के भी अर्थ पता हो तो आप आसानी से काट सकते हैं। कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है आपको, क्योंकि आप इनमें से बस एक ही ऑप्शन का मतलब आज तक जाने हैं और वही कन्फ्यूजन है कि इनमें से कौन से है। लेकिन आपको अगर चारों का अर्थ पता होता तो कन्फ्यूजन नहीं होता। ओके, तो देखिए पहला ऑप्शन है पारलौकिक। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था परलोक का विलोम। ओके, तो देखिए पारलौकिक यानी दूसरे लोक से संबंधित, पारलौकिक जो दूसरे लोक से संबंधित है उसको पारलौकिक बोलते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा लौकिक, यानी इस लोक से संबंधित है। ओके, सेकंड ऑप्शन था इहलोक। इहलोक मतलब होता है यह लोक, जो हम लोग हैं मृत्यु लोक, पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा जाता है। ओके, तो हम यह लोक, इहलोक, यह लोक, इसका विलोम होता है परलोक, यानी दूसरा लोक, यानी जैसे स्वर्ग लोक, नरक लोक, तो उसको हम परलोक कहते हैं। ओके, तो देखिए परलोक और पारलौकिक लगभग सेम, ये दोनों का मतलब वही है। सांसारिक, सांसारिक का मतलब होता है दुनियादारी से जुड़ा, मतलब जो माया मोह माया बंधन से जुड़ा उसे सांसारिक कहते हैं। आध्यात्मिक, जो आत्मा परमात्मा से जुड़ा हो, जैसे मान लो बुद्ध हो गए, और ये क्या होता है जैन हो गए, ये आत्मा परमात्मा से जुड़े थे ना, ये दुनियादारी से जुड़ा अपना छोड़ देते हैं। तो ये सांसारिक हम लोग हैं, और ये बौद्ध लोग जो है जैन धर्म के लोग हैं, ये आध्यात्मिक हैं। ओके, या साधु लोग जो वास्तविक साधु होते हैं, जो पर्वतों पे रहते हैं या किसी जो उत्तराखंड के साइड रहते हैं, वो सब लोग। हमारे यहाँ के नहीं भाई, हमारे यहाँ के साधु लोग नहीं भूलिएगा। अलौकिक, जो इस दुनिया का न हो। ओके, लौकिक जो इस दुनिया को। अब देखिए जितने भी ऑप्शन दिए थे, ओके, ये दिया था दूसरे लोग से संबंधित, जो इस दुनिया का न हो। तो देखिए पारलौकिक अर्थ क्या है, दूसरे लोग से संबंधित। अलौकिक अर्थ क्या है, जो इस दुनिया से संबंधित ना हो। तो इन दोनों का मतलब एक तरीके से एक ही है। इधर देखिए जो विलोम है, इसका आंसर है परलोक, यानी दूसरा लोक, यानी ये। ओके, जो इस दुनिया को हो, इस दुनिया से, मतलब इन तीन का अर्थ सेम है। इस लोक से संबंधित, जो इस दुनिया को, लौकिक और लौकिक, इसका भी संबंध है। तो ऑप्शन में बस घुमा के दिया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा परलोक का, आप कहेंगे इहलोक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, चारों के ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्य में प्रयुक्त त्रुटिपूर्ण शब्द की पहचान करें कि किस भाग में त्रुटि है। कहानी हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती है। फिर से पढ़िए, कहानी हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती है। अब एक बात बताइए, दर्पण की भांति हमारे सामने प्रदर्शित करती है या प्रेषित करती है, तो प्रेषित भी अर्थ होता है। लेकिन आप देखिए प्रेषित, प्रेषित का मतलब प्रस्तुत होगा। और एक चीज, ये जो प्रेषित लिखा है ना, इस प्रेषित का अगर हम 100 खाली बदल दें और इस प्रेषित को हम ऐसे लिखें, जो नीचे दिया गया है,
तो इस प्रेषित का और इस प्रस्तुत का दोनों का अर्थ सेम ही होता है, तो आप या तो प्रस्तुत लिखिए या इस प्रेषित को बस इस 100 में बदल दीजिए। अब देखिए हमारे सामने प्रस्तुत करती है तो भाई प्रस्तुत होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रेषित ही गलती था, प्रस्तुत होगा। कहानी हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रस्तुत या प्रेषित करती है, या तो 100 बदलिए या पूरा वाक्य प्रस्तुत बदल दीजिए। आप कहेंगे कि भाई इनमें से कोई एक क्यों नहीं होगा, तो देखिए क्वेश्चन में हमें से बस पूछा था कि कौन सा भाग गलती है, हमने ये बता दिया कि ये भाग गलती है। क्वेश्चन में ये नहीं था कि शुद्ध वाक्य का चयन करें, हमें बस गलती बताता ना था, गलती बता दी। इसका सही आंसर क्या था, सही आंसर किसी को नहीं पता, ऑप्शन के अनुसार हम करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधित त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करें। गर्मी में हम शिमला घूमने जाएंगे। ओके, गर्मी में हम शिमला पर, भाई शिमला पर थोड़ी, तो शिमला में घूमने जाते हैं, शिमला पर घूमने जाएंगे, गलत। गर्मियों में हम शिमला घूमने जाएंगे, होल्ड कीजिए। गमी में, गमी क्या होता है भाई, गम तो वो होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है उस वक्त खिला पिला जाता था कि गमी का, तो ये तो गलत हो गया। गर्मी में हम शिमला घूमने जाएंगे, तो भाई यहाँ गर्मी का ये वर्तनी गलत है, ऑप्शन आपका सेकंड होगा। नीचे एक्सप्लेन हुआ, एक्सप्लेन देख लेते हैं। हाँ, आपका ऑप्शन सेकंड ही सही होगा, गर्मियों में हम शिमला घूमने जाएंगे। तो देखिए गर्मी, ये अशुद्ध रूप था, यहाँ पे लिखा था। गर्मी का अगर एक वचन लिखते हैं तो गर्मी ऐसे सही होगा, बहुवचन करते हैं तो छुट्टी की मात्रा हो जाएगा। ओके, 4 फरवरी के पहले शिफ्ट में ही किसी का बहुवचन दिया था, किसका दिया था, उसका नाम नहीं याद आ रहा। आपको एक बात बता देता हूँ, अगर कोई वर्ड में कुछ लिखा हो तो बड़ी ई की मात्रा रहती है। ओके, लेकिन अगर हम किसी चीज़ का बहुवचन बनाते हैं तो ये बड़ी ई की मात्रा जो है वो छोटी की मात्रा में बदल जाती है। जैसे देखिए मौ पे क्या है, बड़ी की मात्रा, अब क्या हो गई, छोटी की मात्रा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। 15 नंबर, इसके बाद है गद्यांश। मुझे आए इतनी देर हो गई, अब तक स्पेस। वाक्य, उपरोक्त वाक्य पूर्ण करने के लिए उचित सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म वाले विकल्प का चयन करें। पहले समझ लीजिए कि सार्थक और निरर्थक होता क्या है। सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे आपके घर वाले क्या बोलते हैं, बेटा आजा खाना वाना खा ले। खाना, खाना का मतलब तो समझते जो खाना बनाए वो खा ले, तो ये सार्थक हो गया, ये सार्थक हो गया। खाना वाना खा ले, भाई वाना का मतलब क्या था, वाना का मतलब कोई होता नहीं, तो ये निरर्थक आपका हो गया। तो सार्थक जिसका अर्थ हो वाना, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो। बस हम इसको साथ मिलाते हैं बोलचाल की भाषा में, इसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। ओके, तो सार्थक और निरर्थक पूछा है। चाय वाय पी ले, तो भाई चाय तो सार्थक है, वाई निरर्थक है, ये तो लगभग सही है। दाना पानी, तो भाई ये निरर्थक है, यह सार्थक है। हमसे पूछा है सार्थक और निरर्थक। चाय बिस्कुट, यहाँ पे तो दोनों सार्थक हैं। पानी शरबत, यहाँ पे तो दोनों सार्थक है। तो मुझे आए हुए इतनी देर हो गई, अब तक किसी ने चाय वाय नहीं पूछा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं सार्थक है या निरर्थक है। ओके, तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जिसका कोई अर्थ या मतलब न हो उससे निरर्थक, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो। तो चाय का अर्थ है, वाय को कोई अर्थ नहीं होता, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बाकी सबका ये अलग अलग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गद्यांश। देखिए गद्यांश अच्छे लेवल का आया था, इसमें सबसे इजी गद्यांश कल के शिफ्ट का था। गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा यह स्पेस नौसिखिया नहीं है, उसके ज्ञान विज्ञान का स्पेस विशाल है, उसके लोहों और भग्न भगवा शेष, भाई ये इसको क्या बोलते हैं, भनगा व शेष, कुछ भी हो क्षमा चाहेंगे, में प्रेरणा का समुद्र लहरा रहा है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि जड़ तत्वों के इतने स्पेस लिए देश के में स्पेस में बिखरे पड़े हैं। अब किसी भी देश को शायद ही इतनी परिपूर्ण साधन सामग्री समाप्त हो। यदि हम स्पेस के साथ इस संपूर्ण सामग्री का उपयोग स्पेस के लिए करें, तभी कल्याण केवल इन सामग्रियों को ही लक्ष्य मान लेना हम गलती है। इनके स्पेस से सिद्धि नहीं मिलेगी, यद्यपि इनकी सूक्ष्म और स्पेस जानकारी परम आवश्यक है। प्राचीनता का अध्ययन स्पेस है, इसमें पग पग पर सावधानी की आवश्यकता है, प्रतिक्षण अपने लक्ष्य को याद रखने की आवश्यकता है, और सदा सर्वदा कठोर स्पेस साहस को होना जरूरी है। एक क्वेश्चन के दो दो ऑप्शन दिए हैं। ओके, देखिए पहला गद्यांश क्या है,
इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहला गद्यांश क्या कहते हैं, हमारा यह स्पेस नौसिखिया नहीं है, उसके ज्ञान विज्ञान का स्पेस विशाल है, उसके खोहो और भगवान भगवा भगनाओ शेषु में प्रेरणा का समुद्र लहर है। प्रस्तुत अप्रत्यक्ष गद्य लेखक के आधार पर निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान एक में उचित शब्द का प्रयोग करें। आपको बताना है कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा, आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा। ठीक, अब एक एक ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, हम दोनों को एक साथ नहीं ले चलेंगे, पहले हम इसको क्लियर करते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आप गद्यांश को पढ़ लीजिए, हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारा यह स्पेस नौसिखिया नहीं है, हमारा यह नियति, हमारा यह देश, हमारा यह भारत, या हमारा यह विश्व। ओके, तो देखिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसको अब छोड़ दीजिए, ये सेकंड वाले, हम पहले वाले को कंफर्म करते हैं। नियति, हमारा यह नियति, व्याकरण के हिसाब से हमारी नियति होना चाहिए। देखिए, हमारा यह नियति, क्वेश्चन में क्या बोला था, गद्यांश में हमारा बोला है कि हमारा यह स्पेस नौसिखिया नहीं है। ओके, हमने भी यहाँ लिया है कि हमारा यह और स्पेस नीति भरा जाएगा या दशा भरा जाएगा। अगर आप नियति भरते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला है कि हमारा यह स्पेस, ये गलत है, नियति हम लेते हैं, गलत क्यों है, तो व्याकरण के हिसाब से हमारी नियति होनी चाहिए। नियति एक स्त्रीलिंग शब्द है, और हमारा क्वेश्चन में ही पहले ही बोल दिया हमारा, मतलब पुल्लिंग बोल दिया है। जब क्वेश्चन में पहले ही पुल्लिंग बोल दिया है तो यहाँ पे स्पेस जो भी आएगा वो पुल्लिंग होगा। तो ठीक, लेकिन यहाँ पे नियति क्या है, तो नियति स्त्रीलिंग है, इसलिए अगर नियति को यहाँ पे बैठा है ना तो यहाँ पे हमारा नहीं हमारी होगा, इसलिए गलत हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं। हमारा यह देश नौसिखिया नहीं है, सही। यहाँ पे देखिए देश पुल्लिंग है और यहाँ पे बैठ भी रहा है, हमारा यह देश नौसिखिया नहीं है। नौसिखिया का मतलब क्या होता है, नया। हमारे देश को आज़ाद हुए 1947 में आज़ाद हुआ था, बहुत साल हो गए। तो हमारा देश भाई नौसिखिया नहीं है। क्या अमेरिका बोल सकते हैं भारत एक नौसिखिया देश है, नौसिखुआ, हाँ नौसिखुआ। हमारा भारत एक नौसिखिया देश नहीं भाई, भारत नौसिखिया देश नहीं है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले विकल्प को तो हम तलाश लें। अब कहेंगे कि भाई सी और डी क्यों गलत होगा, जैसे भारत, हमारा या भारत, सही। तो देखिए, कभी अपने मुल्क की बात करें, अपने देश की बात करें, तो भारत भी सही है और देश भी सही है। अब कहेंगे कि भाई दो दो ऑप्शन कैसे हो सकते हैं, तो भाई दो दो दिया था, एक इधर वाला भी, इधर का भी ट्राई करेंगे कि ये गलत है कि सही। अगर इधर वाला भी सही हो गया तो ये, और ऊपर वाले के भी चेक करेंगे, तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक, ऑप्शन डी देखिए। देखिए, आपको ऑप्शन काटना भी आना चाहिए कि ये गलत क्यों हो रहा है। आप रट्टा नहीं मारेंगे कि भाई भारत हो गया भारत हो गया, ये भी देखिए कि ऑप्शन गलत क्यों हो रहा है। विश्व नाटक, हमारा यह विश्व, गलत क्यों, क्योंकि यहाँ लेखक अपने वतन की बात कर रहे, अपने देश की बात कर रहे, विश्व की बात नहीं कर रहा, इसलिए विश्व नहीं होगा। तो पहला सॉरी, आपका ऑप्शन थर्ड और सेकंड सही है। ठीक, मतलब हमारा यहाँ पे देश भी आ रहा है और भारत भी आ रहा है, ये दोनों मैचिंग हो गई, ये तो गलत हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे आपका इतिहास आएगा या अकारण आएगा। ओके, उसके हिसाब से हम बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन अपना सही है। तो देखिए, उसके ज्ञान विज्ञान का स्पेस विशाल है, उसकी ज्ञान विज्ञान का स्पेस विशाल है। अब आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ज्ञान विज्ञान का दशा विशाल है, क्या यहाँ पे दशा होगा, ऑप्शन में क्या था, दशा। अगर हम दशा लेते हैं तो ज्ञान विज्ञान का दशा विशाल है, गलत। दशा विशाल नहीं होता है। तो भाई दशा विशाल नहीं होता। आप कहेंगे कि दशा का मतलब होता क्या है, तो देखिए दशा की अर्थ स्थिति होती है। भाई 5 साल से एसएससी जीडी की तैयारी करे हो, अभी तक तुम्हारी स्थिति सही नहीं हुई, मतलब एग्जाम नहीं निकला, तो स्थिति को ही दशा कहते हैं। भाई तुम्हारी दशा ठीक नहीं है, तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, तो स्थिति को ही दशा कहते हैं। अब ये बताइए, क्या स्थिति विशाल होती है, नहीं भाई, स्थिति ना ही विशाल होती है ना ही छोटा होता है, परिस्थिति परिस्थिति होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे गलत, यहाँ पे दशा नहीं आ सकता। ओके, अब इतिहास की बात करते हैं, क्या इतिहास आएगा, तो ज्ञान विज्ञान का इतिहास विशाल है। भाई यही होता है, इतिहास विशाल होता है, इतिहास छोटा है। हमारे देश का इतिहास कोई छोटा नहीं है, हमारे देश का इतिहास बहुत बड़ा है, विशाल है। तो बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ पे देश भी मैच हो गया कि हमारा यह देश नौसिखिया नहीं है, और हमारा ज्ञान विज्ञान का इतिहास विशाल है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। तो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन भी सही होगा। लेकिन हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि बाकी ये दोनों गलत क्यों होंगे।
ताकि एग्जाम में गद्दांश आए तो हम छाट सके कि गलत कौन सा होगा। ओके, तो ऑप्शन सी और डी देखेंगे। देखिए, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, हमें उसके लॉजिक को पकड़ना होगा। अकारण क्यों गलत होगा? तो ज्ञान विज्ञान का अकारण विशाल है, गलत। बिना कारण के कुछ विशाल नहीं होता। ये कारण लिखा है, इसका मतलब मुझे भी अकारण। चलिए नेक्स्ट देखिए, नाटक। ज्ञान विज्ञान का नाटक विशाल है। भाई आप बताइए, विज्ञान कोई नाटक है क्या? यहाँ पे बोला था कि हमारे देश का ज्ञान विज्ञान स्पेस विशाल है, तो भाई नाटक विशाल है। भाई नाटक, आप ज्ञान विज्ञान की तुलना आप नाटक से कर देंगे, तो भाई यहाँ पे नाटक का ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान की बात हो रही है। तो ज्ञान विज्ञान कोई नाटक नहीं है, इसलिए ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप कहेंगे देश। ओके, तो देखिए आपको ऑप्शन से ज़्यादा काटना भी आना चाहिए। चलिए दूसरे गद्यांश की तरफ चलते हैं। टाइम लग रहा है लेकिन आपको सही जानकारी मिल रही है। हमारा यह परम सौभाग्य है कि जड़ तत्वों के इतने स्पेस हमारी साधना के लिए देश के स्पेस में बिखरे पड़े हैं। अन्य किसी भी देश को शायद ही इतनी परिपूर्ण साधन सामग्री प्राप्त। स्पेस। ओके, तो देखिए अब हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। हमारा परम सौभाग्य है कि जड़ तत्वों के इतने स्पेस हमारी साधनों के लिए देश के। तो देखिए ऑप्शन क्या है? उम्मीद, क्रूर, परिपूर्ण संघात, आलोचना। अब देखिए, आप खुद अपने मन से बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। जब तक आपको एक एक तर्क ना मिले कि हाँ कौन सा गलत होगा कौन सा सही होगा, और ये वाला अगर सही होता है तो ये वाला क्यों गलत, ये वाला सही होता है तो ये क्यों गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आपने अब तक देख लिया होगा, एक बार और गद्यांश को पढ़ लें। जड़ तत्वों के इतने, हमारे यह परम सौभाग्य है कि जड़ तत्वों के इतने स्पेस हमारे साधने के लिए देश के पड़े हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या है? आप कहेंगे उम्मीद। जड़ तत्वों की उम्मीद, गलत। जड़ तत्वों की उम्मीद, ये इनकरेक्ट बैठ रहा है। दूसरा देखते हैं, परिपूर्ण संघात। तो संघात का मतलब होता है ढेर या समूह। जड़ तत्वों का ढेर हो सकता है, जड़ तत्वों का ढेर हो सकता है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि जड़ तत्वों के इतने परिपूर्ण संघात, ढेर। ओके, तो ये वाला सही लग रहा है। ठीक, बाकी ऑप्शन को देखते हैं, इसको अभी होल्ड पे रखेंगे। ओके, थर्ड ऑप्शन, जड़ तत्व क्रूर, यानी पत्थर मिट्टी आदि क्रूर नहीं होते। तो भाई क्रूर कैसे हो सकता है जड़ तत्व, पत्थर मिट्टी आदि क्रूर? तो ये गलत है। आलोचना, जड़ तत्वों की आलोचना, साधने के लिए साधना सामग्री की बात हो रही है, बुराई की नहीं। तो ये जड़ तत्वों की बात हो रही है, आलोचना मतलब बुराई होता है, तो साधना के लिए साधना सामग्री की बात हो रही है, बुराई की नहीं, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन बी। तो भाई बस एक ही सही हुआ, बाकी शब्द ऐसे ही गलत हो गए, तो ऑप्शन बी ऐसे ही सही हो गया। ऑप्शन बी आपका ऐसे ही सही होगा, लेकिन बाकी सेकंड ऑप्शन को भी देख लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड लेवल का गद्यांश दिया था। साधने के लिए देश स्पेस में बिखरे पड़े, साधने के लिए देश के स्पेस में बिखरे पड़े। ओके, तो देखिए देश के कोने कोने में, आप यहीं से भी देख सकते हैं कि देश के कोने कोने में बिखरे पड़े हैं। देश के स्वास्थ्य में, भाई स्वास्थ्य में कैसे बिखरे पड़ सकते हैं? देश के आसपास बिखरे पड़े। भाई परम सौभाग्य, सौभाग्य मतलब हमारे देश में, तभी तो सौभाग्य की बात है। देश के आसपास पाकिस्तान में, नेपाल में बखरे पड़ा रहेगा, बिखरा रहेगा, तो हमारे सौभाग्य की बात कैसे होगी? ओके, संभावना, हमारे देश की संभावना में बिखरे पड़े, देश की संभावना देश के कोने कोने में। ऑप्शन बी आपका ऐसे ही सही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि हम यदि हम स्पेस के साथ इस संपूर्ण सामग्री का उपयोग स्पेस के लिए करें तभी कल्याण होगा। ऑप्शन है निष्ठा और प्रेम भविष्य निर्माण के लिए। तो यदि हम निष्ठा और प्रेम के साथ इस संपूर्ण सामग्री का उपयोग करें, उपयोग भविष्य निर्माण के लिए करें तभी कल्याण होगा। ऑप्शन ए सही है। ये तो वाला गद्यांश में ये लाइन इजी था। यदि हम करुणा के साथ, भाई गलत। करुणा क्यों, दुखी से क्यों? यदि हम दुखी के साथ इस संपूर्ण सामग्री का उपयोग दया के लिए करें तभी कल्याण है, नहीं भाई गलत। असहज गलत, श्रद्धा और भक्ति, उपयोग भक्ति प्रेम के लिए करें तो गलत। तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए रीजन भी, निष्ठा और प्रेम भविष्य निर्माण,
जब हम किसी काम को पूरी लगन, निष्ठा या प्रेम से करते हैं तभी हम अपना आने वाला कल, भविष्य बेहतर कर सकते हैं। और ऑप्शन डी को देख लेते, वो भी थोड़ा सा लग रहा था। तो देखो ऑप्शन डी, श्रद्धा और भक्ति प्रेम, ये क्यों गलत है? श्रद्धा और भक्ति तो ठीक है, लेकिन दूसरे रिक्त स्थान में प्रेम शब्द फिट नहीं बैठता। उपयोग प्रेम के लिए करें, यह अधूरा सा लगता है। ओके, तो कहने का मतलब था, यदि हम श्रद्धा के साथ इस संपूर्ण सामग्री का उपयोग प्रेम के लिए करें तो ये गलत है भाई, भक्ति प्रेम के लिए करें तो। नेक्स्ट गद्यांश, गद्यांश नंबर 19, सामग्रियों को ही लक्ष्य मान लेना गलती है। सामग्रियों को ही लक्ष्य मान लेना गलती है। इनके स्पेस से सिद्धि नहीं मिलेगी, तद्यपि इनकी सूक्ष्म और स्पेस जानकारी परम आवश्यक है। ओके, जैसा निराला मात्र ज्ञान, यहाँ कृपा। सामग्री को ही लक्ष्य मान लेना गलती है। इसके जहाँ से सिद्धि, इसके जैसा सिद्धि, जैसा से सिद्धि, ये भी नहीं, इसके ज्ञान मात्र से सिद्धि नहीं मिलेगी, तद्यपि इनकी सूक्ष्म और ठीक ठीक जानकारी होना। ऑप्शन सी बैठ रहा है, ऑप्शन सी डायरेक्ट वही। देखिए आपको जब पोथी पत्र लग रहा है कि लॉन्ग है, ज्ञान मात्र ठीक। लेखन कह रहा है कि सिर्फ ज्ञान मात्र यानी सिर्फ जानकारी होने से सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि उन साधनों को ठीक ठीक सही और सटीक जानकारी होना चाहिए। ओके, सूक्ष्म और ज्ञान मात्र जानकारी परम, सॉरी कहाँ भाई, सामग्री को ही लक्ष्य मान लेना गलती है। इसके ज्ञान मात्र से सिद्धि नहीं मिलेगी, तथापि इनकी सूक्ष्म और ठीक ठीक जानकारी होना परम आवश्यक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इस गद्यांश का। प्राचीनता का अध्ययन, प्राचीनता का अध्ययन स्पेस है। तो देखिए, अगर हम पांचवें मतलब 20वें नंबर को क्वेश्चन को देखिए गद्यांश को, अगर आपको ये जानना है कि हाँ ये ऑप्शन क्यों सही है, ये ऑप्शन क्यों गलत है, ये ऑप्शन क्यों गलत है, तो सबके बारे में अच्छे से डिटेल्स देखना होगा कि आखिर ये गलत हो क्यों रहा है और यही सही क्यों हो रहा है। ठीक, तो इसके लिए पोथी पत्र तो पढ़ना पड़ेगा। गद्यांश को पढ़िए। प्राचीनता का अध्ययन स्पेस है, उसमें पग पग पर सावधानी की आवश्यकता है, प्रशिक्षण अपने लक्ष्य को याद रखने की आवश्यकता है, और सदा सर्वदा कठोर स्पेस साहस का होना जरूरी है। प्रस्तुत अप्रत्यक्ष गद्य लेखन के आधार पर निम्नलिखित वाक्य में पांचवी को भरना है इसको। ठीक, तो देखिए ऑप्शन क्या है, प्रकाशवान सरल, किसने महान, उत्तम सौ साधना। तो देखिए ऑप्शन को डायरेक्ट यहां से देखते हैं, जो सही है उसी को देखते हैं। उत्तम सौ साधना, और सेकंड ऑप्शन था संयम और अपार। सौ साधना इसका अर्थ क्या होता है? सौ साधना इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है ऐसी कठिन साधना जिसमें बाधक बाहरी दुनिया को भूलकर पूरी तरह एकाग्र हो। ऐसी कठिन साधना जिसमें साधक बाहरी दुनिया को भूलकर पूरी तरह एकाग्र हो जाता हो, उसको कहते हैं सौ साधना। संयम का मतलब क्या, जो नीचे दिया था संयम और अपार, तो संयम और अपार का मतलब क्या होता है? संयम यानी खुद पर नियंत्रण, खुद पर नियंत्रण को संयम कहते हैं। कि कहते हैं ना फिल्मों में संयम रखो, यानी संयम यानी खुद पर नियंत्रण, और अपार यानी असीमित। ये अपार है असीमित। कठोर संयम और अपार साहसी सफलता दिलाते हैं। सही, यह अध्ययन की गंभीरता और कठिनाई को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है। क्वेश्चन में क्या बोला था? प्राचीनता का अध्ययन उत्तम सौ साधना है। ओके, उत्तम का अर्थ और सौ साधना का अर्थ नीचे आपको बताया गया था, उत्तम सौ का और साधना का अर्थ। उसमें पग पग पर सावधानी की आवश्यकता है, प्रशिक्षण को अपने लक्ष्य को याद रखने की आवश्यकता है, और सदा सर्वदा कठोर संयम और अपार साहस का होना जरूरी है। संयम मतलब समझ गए, और अपार मतलब, तो देखिए ये गद्यांश कहने का मतलब कि ये गद्यांश बहुत हार्ड था, कल से भी हार्ड ये गद्यांश है। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा शूट नहीं हुआ है, बहुत ख़राब है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा आज का वीडियो, कि आज की क्लास में बहुत कमियाँ मेरे को मिली है, मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कहने का ये मतलब कि आज का जो शिफ्ट था ना बहुत हार्ड था। अब तक पाँचवें शिफ्ट में, ये पाँचवें शिफ्ट में सबसे हार्ड था, और मुझे लगता है कि आने वाले शिफ्टों में भी सबसे हार्ड यही था। इसलिए इसमें थोड़ा सा मन नहीं लगा और अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन थे, समझाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, क्योंकि मैं तो अपना पढ़ लिया हूँ, समझ लिया हूँ, अब दूसरों को समझाना कैसे, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि कैसे समझाया जाए। ईजी रहता है तो आसानी से समझा देते हैं। तो अपनी एक सीरीज चल रही है, आज अपनी पाँचवीं क्लास थी, टोटल अपनी 42 क्लास होगी। मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश की PYQ चल रही है। SSC GD का एग्जाम जो 2025 में हुआ था वो 42 सितंबर में हुआ था, और आज अपनी पाँचवीं है। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में।
अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं।